हेलो एवरीवन, दिस इज विजय ठाकरे फ्रॉम डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो नॉलेज एनरिचमेंट की बात करता है और रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क करता है। तो एक ऐसी पाठशाला जिसको ज्वाइन करने के बाद डेफिनेट सक्सेस होने ही वाली है दोस्तों। और मैं एसएसटी का मेंटर विजय ठाकरे आप लोगों को इस बार तय करवाता हूं कि 80 में से 80 मार्क्स लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो 20 मार्क्स को हटा देते हैं, वो स्कूल के हाथ में, मगर 80 आउट ऑफ 80 थ्योरी में लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट एक ही चीज चाहिए, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, कमिटमेंट और डेडिकेशन। अगर ये तीनों चीज अगर आपके साथ है तो 80 में से 80 लाना कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। तो जितने भी धुरंधर मैंने 9th क्लास से 10th क्लास में मूव कर चुके हैं उन सबको ये पता है कि हार्ड वर्क और डेडिकेशन से कोई भी डिफिकल्ट वर्क भी जो है वो आसान हो सकता है। तो दुनिया का सबसे आसान काम सिर्फ और सिर्फ वो है पढ़ाई, और कुछ नहीं है भाई। दिमाग को एक जगह लगा के रखना और कुछ नहीं करना है। तो ये पढ़ाई जो है ये मेहनत का काम नहीं है दोस्तों, ये इंटरेस्ट का काम है, ये पैशन का काम है, ये मजे का काम है। इसको कभी भी स्ट्रेस के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। स्ट्रेस तो लेना ही नहीं है दोस्तों, क्योंकि इससे आसान काम दुनिया में कोई नहीं होगा। कठिन काम क्या होता है कि फर्स्ट फ्लोर से लेके या ग्राउंड फ्लोर से लेके ईंटें 5th फ्लोर तक के ले जाना, रेत नीचे से ऊपर ले जाना, सीमेंट की बोरी नीचे से ऊपर ले जाना। इस गर्मी में अगर आपको कोई बोल दे कि आपको 10 किलोमीटर पैदल जाना ये सामान लेके, या हो सकता है कि आपका बॉडी वेट अगर 40 केजी और 40 केजी और रख के आपको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है। खेती जो कर रहे हैं किसान, इस धूप में पानी दे रहे हैं, कैसे उसको प्लांट को सरवाइव करवाए, कैसे उस क्रॉप्स को बचा के रखे, ये सारी चीजें हार्ड वर्क में आती है दोस्तों। बट पढ़ाई जो है बहुत ही आसान है, इसको करने में कुछ नहीं लगता, मगर इसके जो रिजल्ट्स आते हैं वो आपको हर जगह एकदम टॉप पे ले जाते हैं, हर जगह पिनेकल पे ले जाते हैं। तो दोस्तों दुनिया का सबसे आसान काम जो पढ़ाई है उसके लिए डेडिकेटेडली आप लग जाइए। 10th का रिजल्ट आपको हर जगह काम आने वाला है। जिंदगी में अगर बोर्ड देने का मौका मिला है तो उसको इस तरीके से दे कि हमारा यह पहला और आखिरी एग्जाम में, और सबसे बेस्ट हम लोग इस बोर्ड में देने वाले हैं दोस्तों। तो इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ, इसी सारे विशेष के साथ, इसी सारे रोड मैप के साथ हम लोग शुरू करते हैं आज हमारा चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग का। डीपीपी नंबर 3 का हम लोग सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सफरनामा में हम लोग एंट्री करते हैं, और सफरनामा में हमारा आज जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है दोस्तों यहाँ पे डीपीपी सॉल्यूशन नंबर 3। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? सिर्फ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आंसर तो कहीं ना कहीं से हम बना ही लेंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? व्हाट वाज द प्राइमरी रीजन बिहाइंड द मेजॉरिटेरियन मेजर्स टेकन बाय द श्रीलंकन गवर्नमेंट? क्या मेजर रीजन था कि यहाँ पे श्रीलंका गवर्नमेंट ने मेजॉरिटेरियनिज्म जो सिस्टम था उसको यहाँ पे ऑप्ट किया? क्या कोई वो दूसरा तरीका यहाँ पे ऑप्ट नहीं कर सकती थी? सिर्फ और सिर्फ मेजॉरिटेरियनिज्म सिस्टम ही ऑप्ट करा, इसका क्या रीजन था? तो चलिए एक एक चीजों को सबसे पहले समझते हैं। तो जो श्रीलंका है वो 1948 में जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है, और ये इंडिपेंडेंट किससे होता है दोस्तों? आप लोगों को पता है सर, ये होता है ब्रिटिशर से। या हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कॉलोनियल रूल से ये अब यहां पे फ्री हो चुका है, ठीक है भाई। चलिए नंबर 2, अब यहां पे जैसे ये इंडिपेंडेंट होता है तो यहां मेजॉरिटी जो है वो क्या सोचती है? मेजॉरिटी जो रहती है वो 74% है जो कि सिंहला लैंग्वेज यूज करती है। और यहां पे इसी सिंहला लैंग्वेज की मेजॉरिटी के कारण 1956 में एक एक्ट बनता है जिसमें कि सिंहला को बना दिया जाता है दोस्तों यहां पे ऑफिशियल लैंग्वेज। और इसी ऑफिशियल लैंग्वेज के साथ साथ यहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होंगे वहां पे जॉब भी सिंहलास को ही मिलेगी, और एजुकेशन के लिए भी प्रायोरिटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिंहला स्पीकर्स को ही मिलने वाली है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। कहानी क्लियर? तो क्या ये फॉस्टर करना चाहते थे कल्चरल डाइवर्सिटी? बिल्कुल नहीं भाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिंहला के अलावा तमिल्स भी थे, यहाँ पे हिंदूज भी थे, यहाँ पे मुस्लिम्स भी थे, और यहाँ पे क्रिश्चियंस भी थे। तो यहाँ पे कल्चरल डाइवर्सिटी की थी किसी भी तरीके से यहाँ पे बात नहीं की गई, ठीक है। टू एस्टैब्लिश सिंहला सुप्रीमेसी, क्या मेजॉरिटेरियनिज्म सिस्टम इसलिए ऑप्ट किया गया ताकि यहाँ पे जो सिंहला है उनकी सुप्रीम
सुप्रीमेसी बनी रहे, वो सुप्रीम रहे, सबसे ज्यादा रहे, क्योंकि वो यहाँ पे परसेंटेज में भी ज्यादा है। टू प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्या यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करने की बात करी गई थी? बिल्कुल, इकोनॉमिकली तो कोई बात नहीं करी गई थी दोस्तों यहाँ पे। टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, क्या यहाँ पे डेमोक्रेसी की बात हो रही है? क्या यहाँ पे इलेक्शन की बात हो रही है? क्या यहाँ पे लोगों के पार्टिसिपेशन की बात हो रही है? किसी भी तरीके से कोई भी पार्टिसिपेशन की बात यहाँ पे नहीं की जा रही है दोस्तों। तो इस तरीके से समझ में आता है, यहाँ पे हमें क्लियर होता है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सिंहला की सुप्रीमेसी के लिए ही यहाँ पे सिर्फ मेजॉरिटेरियनिज्म सिस्टम को यहाँ पे ऑप्ट किया गया दोस्तों। ठीक है भाई, तो आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? टू एस्टैब्लिश सिंहला सुप्रीमेसी। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। इन विच ईयर डिड श्रीलंका पास एन एक्ट, एक ऐसा ईयर बताइए जहां पे श्रीलंका ने अपना एक्ट जो है पास किया, रिकॉग्नाइजिंग सिंहला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, और यहाँ पे कहा कि सिंहला जो है ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए, ये हमें बता रहा है। ठीक है भाई, चलिए तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, ये ईयर दिए हैं, इन ईयर के साथ में हम लोग डिस्क्रिप्शंस को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं भाई। तो यहाँ पे ये कहता है 1948, तो 1948 में क्या होता है भाई? श्रीलंका इंडिपेंडेंट होता है। किससे होता है दोस्तों इंडिपेंडेंट? तो कॉलोनियल रूल से जो है ये इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, 1950s में अगर हम लोग बात करें तो 26 जनवरी 1950 में इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यहां पे इंप्लीमेंट होता है। ठीक है भाई, 1956 में यहां पे एक एक्ट पास होता है जिसमें सिंहला को बनाया जाता है दोस्तों ऑफिशियल लैंग्वेज, और 1965 में होता है भैया यहां पे हमारे साथ इंडो पाक वॉर। तो हम लोगों ने ईयर के साथ डिस्क्रिप्शंस भी याद कर लिए दोस्तों, ये अच्छा रहा। ठीक है, तो इन विच ईयर, कौन से साल में श्रीलंका में एक एक्ट पास होता है जिसमें सिंहला को एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाता है? उसको कहते हैं हम लोग 1956। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको हम लोग? 1956। तो आंसर याद रहेगा दोस्तों 1956। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से बोलता है द बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स इक्वल रिप्रेजेंटेशन फॉर विच कम्युनिटीज इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है भाई, चलिए यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है कि बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मैंडेट किया गया था कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा कम्युनिटीज का सेंट्रल गवर्नमेंट में। क्या ये डच और जर्मन की बात हो रही है? क्या ये फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग की बात हो रही है? क्या ये डच और फ्रेंच स्पीकिंग की बात हो रही है? या ये ऑल लिंग्विस्टिक ग्रुप्स की बात हो रही है यहाँ पे? ठीक है भाई, तो चलिए यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो हमारे लिए यहाँ पे बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात करी गई सेंट्रल गवर्नमेंट में, और हम लोगों को पता है कि डच यहाँ पे कहते थे दोस्तों 59% थे, और फ्रेंच जो थे सिर्फ और सिर्फ 40% थे। तो हम लोगों को देखना पड़ेगा डच और फ्रेंच स्पीकिंग यहाँ पे होंगे, वहां पे यहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात करी जाएगी। तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? तो आंसर होना चाहिए सी, सर डच और फ्रेंच स्पीकिंग की बात करी गई है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? बोलता है What यूनिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट, कौन सी यूनिक टाइप की गवर्नमेंट थी एग्जिस्ट इन बेल्जियम? बेल्जियम में एक यूनिक टाइप की गवर्नमेंट बनाई थी। हम लोगों ने कहा था सर कि बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार अमेंडमेंट हुए 1970 से लेकर 1993, जिसमें आखिरी जो अमेंडमेंट था वो कुछ इस तरीके से था कि कम्युनिटी गवर्नमेंट बनेगी, जिसमें कि डच के लिए, फ्रेंच के लिए और जर्मन पीपल के लिए कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई जाएगी, जो कि कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज के बेसिस पे होगी, और इस पर जो भी जहां से भी वोट करना चाहता है वो वोट कर सकता है। ठीक है भाई, इलेक्टेड बाय पीपल्स बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी। क्या ये फॉर्म ऑफ फेडरल गवर्नमेंट था? क्या ये स्टेट गवर्नमेंट का फॉर्म था? क्या ये कम्युनिटी गवर्नमेंट था? क्या ये यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट था? तो याद रखना है दोस्तों, ये था हमें याद है कम्युनिटी गवर्नमेंट। क्या था दोस्तों? ये कम्युनिटी गवर्नमेंट। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। बोलता है व्हाट वाज वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर द सिविल वॉर इन श्रीलंका। क्या मेन कारण था सिविल वॉर का श्रीलंका में? सिविल वॉर स्टार्ट हो जाती है 1980 से और ये फाइनली खत्म होती है 2009 में। क्या ये इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज के कारण हुआ? क्या ये लिंग्विस्टिक डिस्क्रिमिनेशंस के कारण हुआ? क्या ये यहाँ पे रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट के कारण हुआ, या तो पॉलिटिकल करप्शन के कारण हुआ? तो आप लोगों को पता है दोस्तों यहाँ पे कि
जो श्रीलंका नाम की कंट्री है, जो एक आइलैंड कंट्री है, हमारी नेबरिंग भी है, वहां पे क्या प्रॉब्लम्स चल रहे थे। तो प्रॉब्लम इकोनॉमिकली तो थी नहीं, मतलब पैसे से रिलेटेड तो आज सच कुछ इशू नहीं था यहाँ पे, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट था नहीं यहाँ पे, पॉलिटिकल करप्शन था नहीं। तो क्या प्रॉब्लम थी सर यहाँ पे? लिंग्विस्टिक डिस्क्रिमिनेशन था। कैसे था सर वो? तो 74% सेला, 18% जो है वो थे यहाँ पे तमिल्स। ठीक है, तो इन्हीं के बीच में फाइनली होती है क्लैशिंग्स, और ये चाहते हैं कि नॉर्थ और ईस्ट वाला जो एरिया है इन लोगों का डोमिनेंस में आ जाए, जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे इलम, मतलब सेपरेट स्टेट। क्या बोलते हैं दोस्तों? सेपरेट स्टेट। ठीक है भाई, चलिए तो कहानी यहाँ पे क्लियर हो गई हम लोगों को कि भाई ये सेपरेट स्टेट की डिमांड कर रहे थे कौन? तमिल्स। ठीक है भाई, तो और यहाँ पे जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई वो लिंग्विस्टिक डिस्क्रिमिनेशन के कारण हुई। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है which of the following element is not a feature of the Belgium model of power sharing? बेल्जियम पावर जो बेल्जियम में जो मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग स्टार्ट किया था उसमें से कौन सा ये इसमें फीचर नहीं है? इक्वल नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग स्पीकर होने चाहिए। बिल्कुल सही बात है भाई। सबऑर्डिनेट स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ कहा गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही बराबर होंगे और स्टेट गवर्नमेंट को अलग से भी कुछ पावर्स दी जाएगी यहाँ पे। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है कभी भी सबऑर्डिनेट नहीं होगी कहाँ पे? सेंट्रल गवर्नमेंट की। इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स गवर्नमेंट, जो ब्रुसेल्स गवर्नमेंट बनेगी, मतलब कि जो कैपिटल में गवर्नमेंट बनेगी वहां पे भी रिप्रेजेंटेशन जो है सबका इक्वल माना जाएगा। सेपरेट कम्युनिटी गवर्नमेंट, बिल्कुल सेपरेट कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बनेगी, बट यहाँ पे जो बी स्टेटमेंट दिया गया सबऑर्डिनेट स्टेट गवर्नमेंट, ये नहीं होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है बराबरी से काम करने वाली है दोस्तों यहाँ पे। तो आंसर क्या होगा दोस्तों यहाँ पे? 6 का आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे बी। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है भाई यहाँ पे? Which major change did Belgian leader implement to address regional and cultural diversity? तो यहाँ पे बोल रहा है कौन सा मेजर चेंज किया बेल्जियम लीडर्स ने इंप्लीमेंट करने के लिए रीजनल और कल्चरल डाइवर्सिटी। क्या वो सिंगल ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी थी कि यहाँ पे एक ही लैंग्वेज चलेगी, मतलब सिर्फ सिंगला चलेगी, यहाँ ना श्रीलंकन तमिल की सुनी जाएगी, ना इंडियन तमिल की, ना क्रिश्चियंस की, ना मुस्लिम्स की, ना हिंदूज की? ऐसा होने वाला है क्या? ये तो नहीं बात करी गई थी। इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात करी गई क्या? यहाँ इकोनॉमिकल चेंज की बात करी गई क्या? यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की बात करी गई थी जो कि 4 बार हुआ था 1970 से लेकर 1993 तक के। मिलिट्री इंटरवेंशन तो था ही नहीं यहाँ पे कहीं से कहीं तक के। तो यहाँ पे जो मेजर चेंज की बात करी गई थी दोस्तों वो था यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। क्या था दोस्तों? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है हम लोगों से? बोलता है द सिविल वॉर स्टार्ट होता है 1980s में, खत्म होता है 2009 में इन श्रीलंका, दैट had what kind of impact on the country? कंट्री में इसका किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ता है? क्या चेंजेस इसके कारण होते हैं? क्या स्ट्रेंथेंड होती है यहाँ पे सोशल यूनिटी? क्या यहाँ पे सोसाइटी यूनाइट हो जाती है इसके कारण? एनहांस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाता है? इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा रिच हो जाती है श्रीलंका नाम की कंट्री। कॉज ए टेरिबल सेटबैक टू द सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ, क्या इसके कारण यहाँ सोशल कल्चरल और इकोनॉमिक लाइफ सारी सफर कर जाती है? या इंक्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे हमें पता है श्रीलंका में जो यहाँ पे सिविल वॉर होता है इसका प्रॉब्लम जो है फेस करना पड़ता है सोसाइटी को भी, हमारे कल्चर को भी, और यहाँ पे इकोनॉमिक लाइफ को। तो आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? इसका 8 का होना चाहिए यहाँ पे सी। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज हाउ इज पावर टिपिकली शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट? तो यहाँ पे पावर कैसे शेयर होता है डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट में? क्या ये वर्टिकली होता है, क्या ये हॉरिजॉन्टली होता है, क्या ये सेंट्रली होता है, या ये रीजनली होता है? ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे कुछ इस तरीके से एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो हम लोग यहाँ पे बोलते हैं इसको लेजिस्लेचर इज इक्वल्स टू एग्जीक्यूटिव इज इक्वल्स टू जुडिशरी। ठीक है भाई, ये हो गया हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर। ठीक है, अगर वर्टिकली हम लोग बात करें तो ये हो गया हमारे लिए यूनियन गवर्नमेंट, ये नीचे हो गया दोस्तों यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट, और ये नीचे सबसे आ जाता है हमारे पास इंडिया में लोकल सेल्फ
गवर्नमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे सेंट्रली मतलब सारी पावर जो किसी एक के हाथ में आ जाए ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और रीजनली रीजन वाइज तो हम लोग यहाँ पे क्या नहीं कर सकते, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर नहीं कर सकते। तो यहाँ बोल रहा है कि मॉडर्न डेमोक्रेसी में किस तरीके से ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट को यहाँ पे जो है वो शेयर करवाया जाता है। तो यहाँ पे शेयर करवाया जाता है दोस्तों हॉरिजॉन्टली। कैसे करवाया जाता है? हॉरिजॉन्टली। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तीनों की पावर जो है वो बराबर होनी चाहिए, और इस सिस्टम को हम लोग और बोलते हैं चेक्स एंड बैलेंसेस। ठीक है, तो जुडिशियरी जो है वो एग्जीक्यूटिव को भी और वो लेजिस्लेचर को भी चेक्स एंड बैलेंसेस में ले सकती है, इनके ऊपर जुडिशियरी आ सकती है, और लॉ सबसे सुप्रीम माना गया है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है ना भाई, चलिए तो यहाँ तक के कहानी क्लियर हो गई। तो आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, आप बताइए, आप जल्दी से आंसर बता दीजिए। वर्टिकली की हॉरिजॉन्टली? देखो सेंट्रली और रीजनली तो है नहीं, तो बचा क्या? वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। तो बचेगा क्या? इक्वल होना चाहिए पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है यहाँ पे, What is a prudential reason for power sharing in a democracy? क्या prudential reason है power sharing का डेमोक्रेसी में? It is the spirit of democracy. क्या ये true form है डेमोक्रेसी का? It helps to reduce the possibility of conflict. तो हम लोग यहाँ पे बात करें पावर शेयरिंग, कहीं ना कहीं जब भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उसका सोल्यूशन जो है वो पावर शेयरिंग होता है। क्या होता है दोस्तों? पावर शेयरिंग होता है। तो यहाँ पे बोलता है क्या ट्रू स्पिरिट है ये डेमोक्रेसी की? क्या ये रिड्यूस करता है पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट? क्या ये अलाउ करता है क्विक डिसीजन मेकिंग? या ये सेंट्रलाइज पावर, पॉलिटिकल पावर को शेयर करता है? तो यहाँ पे जो प्रूडेंशियल रीजन है वो दिया गया है यहाँ पे, इट हेल्प्स रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो लड़ाई झगड़े जो है या जो भी क्लैशिंग्स है वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कम हो सकती है दोस्तों। किससे? तो वो हो सकती है सिर्फ और सिर्फ किससे भाई? तो पावर शेयरिंग के प्रूडेंशियल रीजन से। किससे दोस्तों? पावर शेयरिंग के प्रूडेंशियल रीजन से। ठीक है भाई, चलिए आंसर क्लियर है हम लोग का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारे सफरनामा में एक नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग आ गए, जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे ट्रू और फॉल्स। अब क्वेश्चन का स्टेटमेंट पूरा एक अच्छे से दिया जाएगा और उसको समझना है दोस्तों कि ये सही दिया है कि गलत दिया गया। तो चलिए हम लोग समझते हैं। बोलता है द बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स एन इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डच एंड जर्मन स्पीकिंग मिनिस्टर्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छी बात है भाई, मगर ये यहाँ पे जो मैंडेट है, यहाँ पे जो सिस्टम है ये तो अलग है ना भाई। क्या सिस्टम अलग है दोस्तों? हम लोग समझने की कोशिश करें कि जो डच थे वो 59% थे, जो फ्रेंच थे वो 40% थे, और जो जर्मन थे वो सिर्फ और सिर्फ कितना थे बेटा? 1% थे। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? डच और फ्रेंच की बात हो रही है। किसकी बात नहीं हो रही है? तो जर्मन की बात दोस्तों यहाँ पे नहीं हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से स्टेटमेंट क्या होगा दोस्तों? ये यहाँ पे फॉल्स होगा सर। क्या होगा? स्टेटमेंट फॉल्स होगा। तो आंसर क्या है दोस्तों इसका? फॉल्स। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ सकते हैं इसी के साथ। इन श्रीलंका द सिंहला कम्युनिटी सॉट टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर द गवर्नमेंट। तो सिंहला कम्युनिटी जो है वो कहीं ना कहीं डोमिनेंस शो करना चाहती थी। किस पे भाई? तो वो बाकी जो कम्युनिटी है, मतलब कि जो यहाँ पे मुस्लिम्स है, जो यहाँ पे क्रिश्चियंस है, जो यहाँ पे हिंदूज है, श्रीलंकन तमिल से, इंडियन तमिल से, ये सब पे क्या करना चाहती होगी? डोमिनेंस करना चाहती होगी। द गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजॉरिटी आफ्टर इंडिपेंडेंस 1948। और ये कब से शुरू हो गया? जैसे ही उसका इंडिपेंडेंस होता है 1948 में। किससे होता है इंडिपेंडेंस? तो कॉलोनियल रूल से होता है। तो स्टेटमेंट जो है वो सही दी गई है कि गलत दी गई? तो बिल्कुल स्टेटमेंट जो है 100% सही दी गई है कि 1948 में जैसे ही यहाँ पे क्या होता है भाई? इंडिपेंडेंस होता है, आजाद होती है ये कंट्री, अपना डोमिनेंस शो करना चालू कर देते हैं सिंहला स्पीकर्स। और 1956 में ये बना देते हैं एक्ट, जिसमें सिंहला को बना देते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज, और कहते हैं कि सिंहला वालों को ही सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब मिलेगी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जगह मिलेगी। तो स्टेटमेंट क्या दिया गया है दोस्तों? ये सही दिया गया है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। द बेल्जियन मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग इन्वॉल्व्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ सेपरेट कम्युनिटी गवर्नमेंट फॉर डच, फ्रेंच, जर्मन स्पीकिंग कम्युनिटीज। क्या ये बात सही दी गई है? बिल्कुल दी गई है सर। और ये किसके बेसिस पे होगी? तो कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज की बेसिस पे होगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ कहां रह रहे, इससे मतलब नहीं, वो आके यहाँ पे वोट कर सकते। तो स्टेटमेंट दोस्तों 100% जो है सही दी गई है। ठीक है भाई, चलिए तो आंसर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे ट्रू होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्या कहता है? द सिविल वॉर इन श्रीलंका वॉज प्राइमरीली अ रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। सिविल वॉर के कारण कहीं ना कहीं रिजल्ट निकल के आता है इकोनॉमिक डिस्पैरिटी का, बिटवीन द सिंहला एंड द तमिल कम्युनिटी। और किसके बीच में ये इकोनॉमिक डिस्पैरिटी आती है? सिंहला और तमिल कम्युनिटी के बीच में निकल के आती है। भाई यहाँ पे मुद्दा इकोनॉमिक का है ही नहीं, यहाँ बात हो रही है सिर्फ रीजनल ऑटोनॉमी की और यहाँ पे इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की, ना कि यहाँ पे इकोनॉमिक सिस्टम की बात हो रही है दोस्तों। तो आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? ये फॉल्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फॉल्स होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे हम लोग आ रहे हैं। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, हमसे बोलता है द बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन was amended 4 times 1970 to 1993। बिल्कुल सही कहा गया है कि 70 से लेकर 1993 का बेल्जियम का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको 4 बार अमेंड किया गया टू एड्रेस रीजनल एंड द कल्चरल डिफरेंस। क्यों किया गया? क्योंकि यहाँ पे रीजनल और कल्चरल डिफरेंसेस थे, इसीलिए यहाँ पे क्या करा गया भैया, यहाँ पे बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड किया गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्टेटमेंट जो है वो दोस्तों 100% ट्रू दी गई है। क्या दी गई है दोस्तों? ट्रू दी गई है। द मेजोरिटेरियन मेजर्स इन श्रीलंका, जो मेजोरिटी में है कौन है दोस्तों? सिंहला है। इन श्रीलंका इंक्लूडेड रिकॉग्नाइजिंग तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज अलोंग साइड सिंहला। तो यहाँ पे मेजोरिटेरियन जो है वो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि तमिल भी यहाँ पे लैंग्वेज बन जाए एज वेल एज सिंहला, मतलब सिंहला के साथ में तमिल भी जो है यहाँ पे लैंग्वेज बन जाए। तो क्या स्टेटमेंट सही है? नहीं, वो तो सिर्फ चाहते थे कि सिंहला लैंग्वेज बनी रहे, तमिल नॉलिमिल कोई लैंग्वेज यहाँ पे ना रहे। तो स्टेटमेंट क्या दिया गया है दोस्तों? यहाँ पे फॉल्स दिया गया। क्या दिया गया है? फॉल्स दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रुसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट। कैपिटल सिटी जो है बेल्जियम की जिसका नाम है ब्रुसेल्स, उसकी एक सेपरेट गवर्नमेंट होगी विद इक्वल रिप्रेजेंटेशन फॉर बोथ फ्रेंच एंड डच स्पीकिंग कम्युनिटी। फ्रेंच और डच स्पीकिंग दोनों कम्युनिटी के यहाँ पे बोलता है कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो क्या ये सही बात है या ये गलत बात है? मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही बात है। ब्रुसेल्स में यहाँ पे दोनों ही कम्युनिटी को यहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन का दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो भाई अब हमारा अगला क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने स्क्रीन पे। कहता है द श्रीलंकन तमिल डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी। अब श्रीलंकन तमिल जो है वो मोर ऑटोनॉमी की डिमांड कर रहे थे। ये बात बिल्कुल सही है, श्रीलंकन तमिल मोर ऑटोनॉमी की डिमांड कर रहे थे, और कौन से एरियाज में कर रहे थे ये भी हम लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों। तो वो कर रहे थे सर ये तो नॉर्थ एरिया में और ईस्ट एरिया में, यहीं पे उन लोग सबसे ज्यादा रह रहे थे। ठीक है भाई, चलिए। वॉज कंसिस्टेंटली एक्सेप्ट, इन्हें जो भी बात करी गई वो यहाँ पे एक्सेप्ट कर ली गई थी श्रीलंकन गवर्नमेंट के थ्रू। भैया ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। 1956 में जब एक्ट बना, सिंहला को ऑफिशियल लैंग्वेज मान लिया गया, तो यहाँ पे श्रीलंकन गवर्नमेंट जो है किसी भी तरीके से तमिल्स की बात को नहीं मान रही थी, कंटिन्यूसली डिनाइड कर रही थी। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और रीजनल ऑटोनॉमी की बात नहीं हो रही थी। इसीलिए यहाँ पे 1980s के बाद जो है क्रिएट होता है दोस्तों सिविल वॉर। क्या होता है दोस्तों? सिविल वॉर। तो ये स्टेटमेंट जो है दोस्तों यहाँ पे 100% दी गई है गलत। क्या दी गई है? गलत। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे हो जाएगा फॉल्स। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। द सिविल वॉर इन श्रीलंका रिजल्टेड इन सिग्निफिकेंट सेटबैक्स। अब यहाँ पे सिविल वॉर जो है श्रीलंका में बैक टू बैक हुआ। अब सिविल वॉर में लोगों का नुकसान तो हो गई, सेटबैक्स टू द कंट्री इकोनॉमिक सोशल एंड द कल्चरल लाइफ। इसके कारण यहाँ सोसाइटी के जो सिस्टम्स थे, जिसमें हम लोग यहाँ पे बात करें सोशल लाइफ की, हम लोग बात करें यहाँ पे इकोनॉमिकल लाइफ की, और हम लोग बात करें यहाँ कल्चरल लाइफ की, ये तीनों ही लाइफ जो है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सफर करती है। क्या ये स्टेटमेंट दोस्तों यहाँ पे सही है या स्टेटमेंट गलत है? आप लोगों को बताना है। तो सिविल वॉर हमेशा नुकसानदायक होता है, इसीलिए यहाँ स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही दी गई है दोस्तों। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे ट्रू होगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बोलता है द बेल्जियम पावर शेयरिंग मॉडल इज सिंपल एंड इजीली अंडरस्टूड बाय ऑल इट्स सिटीजन। तो बेल्जियम का जो पावर शेयरिंग था, जिसमें कि मैक्सिमम इन लोगों ने फोकस किया था सिर्फ और सिर्फ इक्वालिटी पे, कि किसी भी तरीके से यहाँ पे इक्वालिटी जनरेट हो जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वालिटी जनरेट करी, ब्रुसेल्स में जो सेपरेट गवर्नमेंट बनी वहां इक्वालिटी जनरेट करी। वहां कहा कि जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो कभी भी सबऑर्डिनेट नहीं होगी सेंट्रल गवर्नमेंट की। स्टेट गवर्नमेंट को अलग अलग से पावर दी गई, और यहाँ पे पहली बार बनाई गई कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो कि कल्चरल, लैंग्वेज और एजुकेशन लेवल पे बनाई गई, जिसमें डच भी रहेंगे, फ्रेंच भी रहेंगे, जर्मन भी रहेंगे। तो ये सबका कंपोजिशन के साथ में करा गया था। इसीलिए बेल्जियम की जो पावर शेयरिंग है ये लोगों के समझ में बहुत और बहुत और बहुत आसानी से आ जाती है। तो स्टेटमेंट जो है वो दोस्तों यहाँ पे सही दी गई है या गलत दी गई है? तो गलत दी गई है। क्यों? क्योंकि ये सिंपल और इजी तो नहीं थी। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर गए थे और हर किसी को एकदम से ये समझ में नहीं आते। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ अब हमारा सफरनामा का एक अगला स्टेज आ चुका है, अगला एक सफर आ चुका है, जिसमें हम लोग बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स की। ठीक है, एक एक फिल इन द ब्लैंक्स को बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स में मनगढ़ंत कहानी नहीं चलती दोस्तों, कुछ भी नहीं भर सकते। जो अप्रोप्रिएट होगा उसी को आप यहाँ पे फिल कर पाएंगे दोस्तों। ठीक है भाई, चलिए तो यहाँ समझते हैं। ये बोलता है द बेल्जियन मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग इंक्लूड्स अ यूनिक फीचर कॉल्ड डैश गवर्नमेंट। अब यहाँ पे जो बोलता है कि बेल्जियम में जो मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग यूज किया गया उसको एक तरीके की यहाँ पे गवर्नमेंट बोला जाता है, which is elected by people belonging to one language community। वहां पे वन लैंग्वेज कम्युनिटी के द्वारा ऐसी गवर्नमेंट बनाई जाएगी। तो अब यहाँ पे अगर लैंग्वेज की जैसी बात आती है, तो लैंग्वेज कौन कौन सी थी दोस्तों यहाँ पे? तो लैंग्वेज थी सर यहाँ पे पहली डच,
दूसरी थी दोस्तों यहां पे, और तीसरी जो दोस्तों यहां पे थी वो थी यहां पे जर्मन। और इन तीनों को मिलके किन चीजों पे लॉज बनाना है वो इंपॉर्टेंट है दोस्तों हमारे लिए। तो वो है सबसे पहले कल्चरल, दूसरा एजुकेशनल, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो है लैंग्वेज। ठीक है भाई, इतनी कहानी याद रखेंगे क्या? बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ऐसी गवर्नमेंट को क्या कहना है दोस्तों? तो ऐसी गवर्नमेंट को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे कम्युनिटी गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे? कम्युनिटी गवर्नमेंट। ठीक है भाई, कहानी क्लियर, हाँ या ना? बिल्कुल क्लियर है। चलिए, तो ऐसी गवर्नमेंट को क्या बोलेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पे? कम्युनिटी गवर्नमेंट। क्या बोलेंगे दोस्तों यहाँ पे? कम्युनिटी गवर्नमेंट। ठीक बात है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि इन 1956 श्रीलंका पास एन एक्ट। 1956 में श्रीलंका ने एक एक्ट पास किया जिसमें सिंहला को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया, जिसमें गवर्नमेंट जॉब जो होगी वो सिर्फ सिंहला स्पीकर्स के लिए होगी, और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में भी जॉब्स के अलावा जो यहाँ पे एडमिशंस दिए जाएंगे वो सिंहला स्पीकर्स को दिए जाएंगे। एन एक्ट रिकॉग्नाइजिंग डैश एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। एक ऑफिशियल लैंग्वेज की यहाँ पे बात करें, ठीक है, डिसरिगार्डिंग तमिल, और तमिल्स को यहाँ पे हटा दिया गया। और तमिल्स को अगर हम लोग देखें दोस्तों यहाँ पे, तो तमिल्स हमारे पास जो थे वो थे यहाँ पे 18%। ठीक है, और 18% को भी हम लोगों ने डिवाइड कर दिया श्रीलंकन तमिल और इंडियन तमिल। ठीक है भाई, जो कि यहाँ पे 13% थे और जो कि यहाँ पे 5% थे। इसके अलावा यहाँ पे क्रिश्चियन एंड मुस्लिम कम्युनिटी के भी लोग यहाँ पे रहा करते थे। ठीक है भाई दोस्तों, तो यहाँ पे क्लियर हो गया हमें कि जो क्वेश्चन पूछा गया है बोलता है कि 1956 में श्रीलंका ने जो एक्ट पास किया गया उसमें ऑफिशियल लैंग्वेज जो है किसको माना गया? तो वो ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया दोस्तों यहाँ पे सिंहला को। किसको माना गया दोस्तों? सिंहला को। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है The tensions between the Dutch-speaking and the French-speaking community in Belgium was most acute in। अब ये जो टेंशन क्रिएट होती है डच स्पीकिंग के बीच में और फ्रेंच स्पीकिंग के बीच में कम्युनिटीज की, वो बेल्जियम में वो कहाँ पे मोस्ट एक्यूट इन, कहाँ पे ये ज्यादा आपको देखने को मिलती है? तो ये देखने को मिलती है दोस्तों आपको बेल्जियम की कैपिटल सिटी विच इज नोन एज द ब्रुसेल्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्रेंच जो थे वो ज्यादा थे, लगभग 80% यहाँ पे फ्रेंच थे और 20% डच थे। तो जाहिर सी बात है कि पैसे वालों की ही सब कुछ चलेगी। और जो लड़ाई हुई वो भी एजुकेशन के इसमें हुई कि एजुकेशन के राइट जो है वो डचेस को भी यहाँ पे ब्रुसेल्स में मिलने चाहिए। तो यहाँ पे जो मोस्ट एक्यूट इन किस एरिया में हुई? तो वो हुई दोस्तों ब्रुसेल्स में। कहां पे दोस्तों? ब्रुसेल्स में। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। टू एड्रेस रीजनल एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज। तो यहाँ पे रीजनल और कल्चरल डाइवर्सिटीज की बात हो रही है। बेल्जियम लीडर्स अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन डैश टाइम्स। कितने बार यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट किया गया? मतलब इसमें चेंजेस किया गया, पूरा चेंज नहीं करना है, कुछ थोड़े बहुत पॉइंट जो है चेंज करना है। बिटवीन 1970s एंड 1993, तो 1970 से लेकर 1993 के बीच में यहां कॉन्स्टिट्यूशन को बार बार अमेंडमेंट किया गया, मगर कितने बार अमेंडमेंट किया गया ये हम लोगों को बताना जरूरी है। तो वो करा गया 4 बार। कितने बार दोस्तों? 4 बार। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 बोलता है द श्रीलंकन सिविल वॉर was primarily fueled by the majoritarian measures। अब यहाँ पे श्रीलंकन सिविल वॉर जो है 1980s के बाद शुरू होता है। that sought to establish that supremacy। अब यहाँ पे किसकी सुप्रीमेसी स्टार्ट हो जाती है? श्रीलंका के सिविल वॉर के बाद। और यहाँ पे सुप्रीमेसी किसकी चलती है जिसके कारण यहाँ पे सिविल वॉर होता है? तो जस्ट बिकॉज ऑफ द सिंहला सुप्रीमेसी के कारण होता है। किसके कारण होता है दोस्तों? सिंहला सुप्रीमेसी के कारण होता है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। ये बोलता है द गवर्नमेंट मेजर्स इन श्रीलंका led to a feeling of dash। अब यहाँ पे गवर्नमेंट जो है उनके जो मेजर्स थे उसमें श्रीलंका जो है वो फीलिंग क्या करता है? डैश अमंग द श्रीलंकन तमिल्स। अब यहाँ सिंहला जो है मेजोरिटी में कोई दिक्कत नहीं है, बट जब यहाँ पे श्रीलंकन तमिल्स की बात होती है तो वो कैसा फील करते हैं? who felt discriminated against in terms of political rights and opportunity। तो political rights और opportunities में भी हम लोग कहीं ना कहीं देखते हैं कि उनको पीछे रहना पड़ता है, उन लोगों को यहाँ से डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, कहीं ना कहीं उनको अलग किया जाता है। तो क्या सिस्टम माना गया? तो इनको माना गया एलिनेशन, मतलब इनको एलिनिएट कर दिया गया, साइड कर दिया गया, और सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी गई सिर्फ और सिर्फ किसको दोस्तों? तो वो दी गई थी दोस्तों यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ
भाई सिंहला स्पीकर्स को, बाकी सबको, रेस्ट को माइनॉरिटी मान के अलग करने की कोशिश किए गए थे। ठीक है, तो एलिनेशन यहाँ पे सही वर्ड है। द बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन mandates that the number of Dutch and the French speaking ministers shall be dash in the central government। सेंट्रल गवर्नमेंट में ये जो मिनिस्टर्स है ये दोनों कैसे होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए, कम होने चाहिए, बराबर होने चाहिए या नहीं बराबर होने चाहिए। तो हमें पता है सर कि यहाँ पे सारे ही लोग क्या होने चाहिए दोस्तों, बराबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, बराबर, इक्वल होने चाहिए। ठीक है भाई, चलिए यहाँ तक के क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 बोलता है भाई यहाँ पे, the power sharing arrangement in Belgium help to avoid dash between the two major communities and a possible division of the country। तो पावर शेयरिंग जो है कहीं ना कहीं बेल्जियम में एक ऐसा अरेंजमेंट देता है जिसमें ये अवॉइड करता है क्या, लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा ना हो किसी भी तरीके से। टू मेजर कम्युनिटीज एंड अ पॉसिबल डिवीजन ऑफ द कंट्री, इसको बोलते हैं सिविक स्ट्राइफ। क्या बोलते हैं दोस्तों, सिविक स्ट्राइफ। कहीं ना कहीं हम लोग इसको सिविल वॉर भी बोल सकते हैं कि अवॉइड जो है वो सिविल वॉर यहाँ पे किया जाता है। ठीक है भाई, तो सिविल स्ट्राइफ यहाँ पे सही वर्ड है, एकदम मस्त वर्ड है। ठीक है ना, चलिए अब बोलता है यहाँ पे द श्रीलंकन तमिल डिमांड फॉर मोर डैश। अब यहाँ पे जो श्रीलंकन तमिल है वो यहाँ पे और क्या डिमांड करता है, टू प्रोविंसेस populated by Tamils was repeatedly denied by the government। तो यहाँ पे क्या चाहते हैं श्रीलंकन तमिल, किसकी डिमांड करते हैं, तो सर यहाँ पे डिमांड होती है रीजनल ऑटोनॉमी की और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के। यही मेन मुद्दे थे यहाँ पे श्रीलंकन तमिल्स के। ठीक है, तो यहाँ बात होगी मोर ऑटोनॉमी की, वो भी प्रोविंसेस में। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोलता है भाई यहाँ पे, बोलता है द बेल्जियम पावर शेयरिंग मॉडल प्रेस्क्राइब्स दैट certain special laws require the support of majority of members from each dash group। द बेल्जियम पावर शेयरिंग का सिस्टम था जिसमें स्पेशल लॉ की बात करी जाएगी तो यहाँ पे मेजॉरिटी चाहिए रहेगी, यूनिलेटरली यहाँ पे किसी भी डिसीजन को नहीं लिया जा सकता दोस्तों। तो यहाँ पे बोलता है कि मेंबर फ्रॉम ईच डैश ग्रुप, कौन से ग्रुप से यहाँ मेंबर्स को लिया जाएगा, तो यहाँ पे मेंबर्स को लिया जाएगा सर लिंग्विस्टिक ग्रुप से। किससे लिया जाएगा दोस्तों, यहाँ पे लिंग्विस्टिक ग्रुप से। यहाँ पे मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे जो ग्रुप बनाए गए हैं डच, फ्रेंच और जर्मन के, उनको यहाँ पे लिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए कहानी यहाँ तक के क्लियर हो गई। अब हम लोग आते हैं एक नेक्स्ट स्टेप पे जो हमारे सफरनामा का सबसे बेहतरीन स्टेप है जिसको हम लोग कहते हैं दोस्तों एजर्शन और रीजन। दो फॉर्म में यहाँ क्वेश्चन दिया जाएगा, एजर्शन दिया जाएगा, बात रखी जाएगी और उसका जो कारण है वो दिया जाएगा। या तो दोनों सही होंगे, दोनों गलत होंगे, या तो एक सही होगा एक गलत होगा, या पहला सही दूसरा गलत, दूसरा सही पहला गलत। इस तरीके से यहाँ पे हमें ऑप्शंस देखने हैं दोस्तों और बात बतानी है। ठीक है, इसमें बोलता है द बेल्जियन लीडर्स अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन मल्टीपल टाइम्स बिटवीन 1970 से लेकर 1993 तक के। तो यहाँ पे बेल्जियम का जो कॉन्स्टिट्यूशन है मल्टीपल टाइम जो है क्या हो जाता है, यहाँ पे अमेंडमेंट हो जाता है। और कितने मल्टीपल टाइम्स होता है, तो सर वो 4 मल्टीपल टाइम्स होता है। बिल्कुल सही बात है, तो आंसर जो है स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही दी गई है। चलिए इसका रीजन क्या देता है, दे एम्ड टू क्रिएट एन अरेंजमेंट। ये इनका एम जो रहता है वो क्या रहता है कि एक अरेंजमेंट करना है दैट वुड अनेबल ऑल कम्युनिटीज टू लिव टुगेदर। और ये चाहते हैं कि सारी कम्युनिटी जो है एक साथ मिलकर यहाँ पे रह पाए विद इन द सेम कंट्री। तो क्या ये बात सही कही गई है, बिल्कुल सही कही गई है कि हम लोगों को मिलजुल के यहाँ पे रहना चाहिए। ठीक है भाई, तो आंसर क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे सही हो गया। बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द एजर्शन। तो एजर्शन का रीजन जो दिया गया है सही दिया गया है, दोनों स्टेटमेंट जो है दोस्तों यहाँ पे सही दी गई है। ठीक है भाई, चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या बोलता है, द सिंहला कम्युनिटी इन श्रीलंका पास एन एक्ट। बिल्कुल सही बात है, एक पास करा इन लोगों ने एक्ट 1956 में टू रिकॉग्नाइज सिंहला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। ये बात बिल्कुल सही कही गई है कि सिंहला को एक ऑफिशियल लैंग्वेज माना जाएगा, यहाँ पे सही है। This act aimed to promote the inclusivity and equal opportunity for all ethnic group in the Sri Lanka। और इसके कारण जितने भी वहाँ पे एथनिक ग्रुप्स है, जैसे कि हम लोग श्रीलंकन तमिल की बात करें, हम लोग यहाँ इंडियन तमिल की बात करें, यहाँ पे हम लोग हिंदूज की बात करें, क्रिश्चियंस की बात करें, मुस्लिम्स की बात करें, तो जितनी भी एथनिक ग्रुप्स है यहाँ पे श्रीलंका में उनको सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था मगर ऐसा होने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि श्रीलंका ने ऑप्ट किया मेजॉरिटेरियनिज्म सिस्टम जिसमें सिंहला को सबसे प्रायोरिटी दी जाएगी, दूसरे को प्रायोरिटी यहाँ पे नहीं दी जाएगी। तो इसीलिए ये जो एजर्शन है ये तो सही है मगर इसका जो रीजन दिया गया है दोस्तों वो 100% दोस्तों यहाँ पे गलत दिया गया। तो ए तो सही है मगर आर जो है वो गलत है। द एजर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स। यहाँ तक के कहानी क्लियर। तो हम लोग कारण भी बता रहे हैं कि ये गलत है तो क्यों है। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे मैं आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है भाई, इन बेल्जियम द नंबर ऑफ डच एंड द फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स
मस्ट बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो बेल्जियम में गवर्नमेंट बनेगी वहां पे जो डच है और फ्रेंच स्पीकर है दोनों ही का जो नंबर है वो क्या बराबर होगा दोस्तों, बिल्कुल नंबर बराबर होगा दोस्तों, तभी तो यहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा। मतलब कि ये स्टेटमेंट जो है 100% सही दी गई है। रीजन क्या बोलता है, this ensures that no single community can unilaterally make decisions affecting the whole country। यहां पे बोल रहा है कि कोई भी सिंगल कम्युनिटी चाहे तो यहां पे कोई भी लॉ में, स्पेशल लॉ में अमेंडमेंट कर सकती है, ऐसा नहीं हो सकता। वहां पे मेजॉरिटी नहीं होगी तो वहां पे किसी भी तरीके से आप यहां पे अमेंडमेंट नहीं कर पाओगे। तो मेजॉरिटी इज मस्ट टू अमेंड द स्पेशल लॉ और टू मेक द स्पेशल लॉ और टू पास द स्पेशल लॉ। तो यहां पे रीजन जो है दोस्तों यहां पे क्या दिया गया है, बिल्कुल 100% सही दिया गया है। तो आंसर जो है दोनों ही सही है। बोथ assertion and reason are true and the reason is the correct explanation for the assertion। और यहाँ पे रीजन जो है बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया गया है, assertion भी सही है और रीजन भी बिल्कुल यहाँ पे सही है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ मैं आता हूँ। ये बोलता है द श्रीलंकन तमिल फेल्ट एलिनेटेड। श्रीलंकन तमिल जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप को डिस्क्रिमिनेटेड, या तो अपने को कहीं ना कहीं अलग से मान रहे थे कि हमें अलग कर दिया गया है। ठीक है, ड्यू टू द मेजोरिटेरियन मेजर्स, किसके कारण, मेजोरिटेरियन मेजर्स के कारण, इंप्लीमेंटेड बाय द सिंहला डोमिनेटेड गवर्नमेंट। सिंहला डोमिनेटेड गवर्नमेंट बनती है 1956 में और कहीं ना कहीं श्रीलंकन तमिल को एलिनेटेड कर देती है। ये कहीं ना कहीं सही बात है। ठीक है, स्टेटमेंट सही है। द गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पॉलिसी जो है कहीं ना कहीं डिनाई करती है इक्वल पॉलिटिकल राइट्स को। डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देम इन जॉब, और उनको जॉब की प्रायोरिटी भी नहीं दी जाती, अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती है और उनको इग्नोर किया जाता है उनके इंटरेस्ट के बेसिस पे। ये 1956 से लगभग 1980s तक है, कंटिन्यूअसली जो है दोस्तों यहाँ पे चलता रहता है। तो ये सारे जो रीजंस है दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो एजर्शन और रीजन जो है दोनों ही दोस्तों यहाँ पे 100% क्या दिया गया है, सही दिया गया। बोथ assertion and reason are true and the reason is the correct expression for the assertion। और यहाँ पे assertion और reason दोनों ही सही दिए गए और यहाँ कहा गया है कि रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका भाई, assertion का। तो इस तरीके से assertion रीजन दोनों ही हमारे लिए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पे हम लोग आते हैं। क्या बोलता है, द सिविल वॉर इन श्रीलंका वॉज कॉज्ड बाय द डिमांड फॉर एन इंडिपेंडेंट तमिल ईलम। ठीक है भाई, तो ये कहीं ना कहीं बोलता है कि जो सिविल वॉर 2009 में खत्म होता है, 1980 से शुरू होता है, इसके कारण कहीं ना कहीं सेपरेट तमिल ईलम मतलब कि तमिल स्टेट की यहाँ पे डिमांड की जाती है। बिल्कुल सही बात है। द श्रीलंकन गवर्नमेंट रिपीटेडली डिनाइड द तमिल्स डिमांड। और यहाँ पे कहीं ना कहीं श्रीलंकन गवर्नमेंट जो है रिपीटेडली डिनाई कर रहे थे तमिल्स की डिमांड को फॉर ऑटोनॉमी एंड रिकग्निशन। ना तो वो स्पेशल मतलब रीजनल ऑटोनॉमी ले पाए, ना उनको रिकग्नाइज किया जाए, ना यहाँ पे इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी उनके पास यहाँ पे पहुंच पाए। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही दिए गए हैं। स्टेटमेंट एजर्शन फॉर्म में या रीजन फॉर्म में दोनों ही सही दिए गए। बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द एजर्शन। तो यहाँ पे रीजन और एजर्शन दोनों ही जो दोस्त है वो क्या है, 100% सही दिए गए हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोलता है भाई, बोलता है The Belgium power sharing model is simple and easy for its citizen to understand। यहाँ पे इजीली किसी को भी समझ में आ जाएगा कि बेल्जियम मॉडल क्या। भाई इजीली समझ में नहीं आएगा। 1970 से लेकर 1993 तक के यहाँ पे 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करे गए, जिसमें हर एक स्टेप में कहीं ना कहीं इक्वल वर्ड, इक्वालिटी वर्ड इस्तेमाल किया गया। मगर यह हर किसी सिटीजन को समझ में आ जाए ऐसा जरूरी नहीं है। The model involves complex arrangement to balance the interest of different linguistic group। यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स मटेरियल या कॉम्प्लेक्स सिस्टम यूज किया गया ताकि यहाँ पे जो ये जो इंटरेस्ट है लोगों का बना रहे और लिंग्विस्टिक बेसिस पे किसी भी तरीके से यहाँ पे क्लैशिंग ना हो, जैसे कि श्रीलंका में हो रही थी। तो ये क्लैशिंग ना हो, इससे बचने के लिए कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पे ये एक इंटरनल सिस्टम बनाया गया, एक कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट यहाँ पे बनाया गया। तो यहाँ पे जो बेल्जियम पावर शेयरिंग है ये सबके समझ में आ जाए ये आसान बात नहीं है, इसलिए एजर्शन जो दिया है वो गलत दिया गया, बट रीजन जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सही दिया गया है। द एजर्शन इज फॉल्स बट द रीजन इज ट्रू। ठीक है भाई, यहां तक की कहानी क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 पे आता है। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोलता है, द बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोसेस हेल्प टू अवॉइड सिविक स्ट्राइफ। कहीं सिविल वॉर ना हो जाए, सिविलियंस के बीच में लड़ाई झगड़े ना हो जाए, पीस बनी रहे, इसीलिए कहीं ना कहीं बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट जो है वो बहुत ज्यादा जरूरत है और सही समय पे अमेंडमेंट हो गया। तो ये एजर्शन जो है दोस्तों 100% सही दिया गया है। बट रीजन की अगर हम लोग बात करते हैं तो अमेंडमेंट इंश्योर्ड म्यूचुअल
म्यूचुअली एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट फॉर पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज। तो अब यहाँ बोल रहा है कि जो अमेंडमेंट है वो कहीं ना कहीं इंश्योर करता है कि म्यूचुअली एक्सेप्टेबल मतलब लोग अगर एक चीज एक दूसरे की बातों को समझ जाए, जैसे कि यहाँ कंट्री के लेवल पे डच ने समझा था फ्रेंच की बात को, ऐसे ही कैपिटल फॉर्म में अगर हम लोग बात करें तो फ्रेंच ने समझा था यहाँ पे डच की बात को। ठीक है, तो इस तरीके से अंडरस्टैंडिंग बढ़ने के कारण ज्यादा अच्छी गवर्नमेंट बन जाती है। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है 100% सही दिए गए। बोथ assertion and reason are true and the reason is the correct explanation for the assertion। ठीक है, तो assertion और reason दोनों ही दोस्तों यहाँ पे क्या दिए गए हैं, सही दिए गए हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 38 पे आता हूं मैं। ये 38 क्या बोलता है, मुझसे बोलता है द मेजोरिटेरियनिज्म कहां पे होगा दोस्तों, श्रीलंका में। मेजर्स इन श्रीलंका वेयर सक्सेसफुल इन मेंटेनिंग नेशनल यूनिटी। तो कहीं ना कहीं नेशनल यूनिटी को मेंटेन करने के लिए, सक्सेसफुल बनाने के लिए ये यहाँ पे मेजोरिटेरियनिज्म बनाया गया था। भैया कंट्री में यूनिटी लाने के लिए मेजोरिटेरियनिज्म की जरूरत नहीं होती, या तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहिए, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल शेयरिंग ऑफ पावर चाहिए। ये यहाँ पे मेंटेन करना है मेजोरिटी के थ्रू पॉसिबल नहीं है। तो ये स्टेटमेंट दोस्तों जो है वो गलत दिया गया है। These measures effectively integrated the Tamil community। अब ये कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, मेजोरिटेरियनिज्म सिस्टम से क्या हो जाएगा, तमिल जो है वो इंटीग्रेट हो जाएगा, एक साथ जुड़ जाएगा इनटू द पॉलिटिकल एंड द इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल फ्रेमवर्क दोनों में ही जो जुड़ जाएगा, तमिल्स की बात हो रही है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो दोनों स्टेटमेंट जो है दोस्तों यहाँ पे 100% गलत दिए गए। बोथ assertion एंड रीजन आर फॉल्स। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है हम लोगों से, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई थी बेल्जियम में, हेल्प्ड मैनेज कल्चरल एंड एजुकेशनल इश्यूज। तो ठीक है, यहाँ पे हेल्प करता है कहीं ना कहीं मैनेज करने में कल्चरल और एजुकेशनल इश्यूज दोनों को। ठीक है भाई, तो ये बात बिल्कुल 100% सही कही गई है। तो आंसर क्या है भैया इसका, ट्रू है। दिस गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज, डच, फ्रेंच और जर्मन। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ वेयर दे लाइव, कहीं पे भी रह रहा है उससे मतलब ये। और ये किस पे लॉ बना सकते हैं, तो वो कल्चरल लेवल पे, एजुकेशनल लेवल पे या तो लिंग्विस्टिक लेवल पे यहाँ पे वो लॉ बना सकते हैं। तो बोथ assertion रीजन जो है वो यहाँ पे सही दिया गया है, और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है भैया किसका, assertion का। ठीक है, तो स्टेटमेंट बिल्कुल दोनों सही दी गई है। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे, इसी के साथ आ जाते हैं हम लोग आखिरी क्वेश्चन पे। हमारा आखिरी क्वेश्चन क्या कहता है डीपीपी 3 का, द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन बेल्जियम वेयर इंटेंडेड टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द पॉलिटिकल ऑर्डर। यहाँ पे बोल रहा है कि पावर शेयरिंग अरेंजमेंट जो है बेल्जियम में कहीं ना कहीं इंटेंड करता है कि स्टेबिलिटी मिले किसको, पॉलिटिकल ऑर्डर को। बिल्कुल सही बात है। बेल्जियम क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा मॉडल बना जो कि यूरोपियन यूनियन का क्या बनता है भैया, हेडक्वार्टर बनता है, तो ये बड़ी बात है। ठीक है, पावर शेयरिंग रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, इसमें प्रूडेंशियल रीजंस की बात करें, मोरल रीजंस की बात करें, तो यहाँ पावर शेयरिंग कहीं ना कहीं रिड्यूसेस करता है, कम करता है कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स को। बिल्कुल सही बात है। बिटवीन सोशल ग्रुप्स, किस किस के बीच में ये कम करेगा, तो सोशल ग्रुप्स के बीच में कम करेगा। एंश्योर अ बैलेंस गवर्नेंस स्ट्रक्चर, और क्या इंश्योर करता है, यहाँ पे गवर्नमेंट का एक बैलेंस स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही दी गई है। बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द assertion, और रीजन जो है यहाँ पे सही दिया गया है assertion का। ठीक है भाई, तो यहाँ तक के कहानी समझ में आ जाती है, और हमारा डीपीपी नंबर 3 यहाँ पे जो है वो समाप्त होता है, सफरनामा। और इस तरीके से टीम डेफिनेट सक्सेस पाठशाला जो है, यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, डेफिनेट सक्सेस पाठशाला का मतलब ये हुआ एक ऐसी पाठशाला जो ज्वाइन करने के बाद डेफिनेट सक्सेस हो जाएगी। यहाँ पे 80 आउट ऑफ 80 लाने के लिए ही यहीं पे हमेशा मेहनत की जा रही है। तो इस साल यहाँ पे टीम लेके आई है आपके लिए बहुत स्पेशल फीचर्स, जिसमें से हम लोग बात करेंगे ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस, डीपीपी की बात करेंगे, हैंड रिटन नोट्स और स्टडी मटेरियल के दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है भाई, तो पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा ना इंडिया दोस्तों। तो यहाँ पे हमारे लिटरेसी लेवल को बढ़ाने के लिए, एजुकेशन लेवल बढ़ाने के लिए, कंट्री को डेवलप बनाने के लिए हम लोगों को इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करवाना है दोस्तों, ताकि सभी लोग पढ़ सके और इंडिया का ज्यादा बेहतरीन जो है वो यहाँ पर रिजल्ट आ सके। ऑल ओवर द इंडिया में हमारे बच्चे छा जाएं, इस तरीके का हमें रिजल्ट आना है दोस्तों। तो होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।